भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स के जवान इन दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के जरिए दोनों ही देशों के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी हुई तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। हर साल होती है ये जॉइंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मेजबानी दोनों देश बारी बारी करते हैं। घने जंगल में झाड़ियों की आड़ में घात लगाकर बैठे सेना के जवान। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर रण क्षेत्र की नहीं है, बल्कि सेना के पराक्रम को बयां करने वाली ये तस्वीरें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, जो कि पड़ोसी देश श्रीलंका से आई है, जहां इन दिनों भारत और श्रीलंका की सेना मित्र शक्ति के नाम से सैन्य अभ्यास कर रही है। दोनों देशों के बीच ये आर्मी एक्सरसाइज हर साल बारी बारी से आयोजित होती है। इसीलिए ये अभ्यास पिछले साल पुणे में हुआ था और इस बार ये श्रीलंका में हो रहा है। इस वक्त देश और दुनिया में युद्ध के बदलते हालात के बीच श्रीलंका और भारतीय सेना कैसे आतंकवाद की चुनौती से मिलकर लड़ सकती है, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो या किसी पहाड़ी इलाके में। ऐसे में नए हथियार, नई तकनीक के साथ मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। श्रीलंका सेना लंबे समय तक लिट्टे जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ती रही है। इसी तरह से भारतीय सेना की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक भारतीय सेना उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। ऐसे में दोनों के जो आंतरिक मोर्चे पर और सरहद के मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं, उसको इस युद्ध शक्ति के दौरान दोनों साझा कर रहे हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज का ये 10वां एडिशन है, जिसमें भारतीय सेना की अगुवाई राजपुताना राइफल्स के ये 106 जवान कर रहे हैं, जबकि श्रीलंकाई सेना की गजबा रेजिमेंट अभ्यास में हिस्सा ले रही है। दोनों ही सेना के जवान इस अभ्यास में हाईटेक हथियारों और अपनी घातक डॉग स्क्वाड टीम के साथ शामिल हुए, जो मुश्किल हालात और कठिन चुनौतियों के बीच अपने रण कौशल का प्रदर्शन बेहद पेशेवर अंदाज में कर रहे हैं। एक्शन से भरपूर ये तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। इस अभ्यास के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है, बल्कि दोनों देशों के जवान अपने अनुभवों को साझा करने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मॉडर्न अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसमें कोई भी नेशन जो है अकेले युद्ध में नहीं जाता है या अकेले अपने ऑपरेशंस में, कभी कभी दूसरे देशों को भी उसको जरूरत पड़ जाता है। श्रीलंका हम लोग का एक नजदीकी नेबर है, इंडियन ओशन रीजन में हम लोग का एक स्ट्रेटेजिक, उसका हम लोग का एक फ्रेंडशिप भी है उसके साथ। तो हम लोग के जब आर्मीज आपस में हम लोग जब ज्वाइंट एक्सरसाइज ही करते हैं तो उसमें हम लोग के इंटर ऑपरेटिबिलिटी हम लोग का काफी, उसमें हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए तैयारी हो जाती है, एक दूसरे के हम लोग टैक्टिक्स समझते हैं। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में कई चरण हैं, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन तक, घेराव और तलाशी अभियान से लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन किए जाएंगे, ताकि दोनों देशों के जवान हर कसौटी पर अपनी तैयारियों को परख सके। जो यूएन मैंडेट के तहत हम लोग जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग वेरियस जैसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हो गए, कोई टेररिस्ट का जब एक्टिविटी होता है तो उसको हम लोग कैसे कंटेन करना है, किस तरह से जॉइंट कम्युनिकेशन और कमांड पोस्ट हम लोग को वहां पे इख्तियार करना है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस हम लोग किस तरीके से करेंगे, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो हम लोग अगर ड्रोन के ऑपरेशंस हो गए, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस हो गए, तो इन सब चीज का वहां पे जॉइंट हम लोग का इंटर ऑपरेटिबिलिटी के हिसाब से हम लोग का पूरा वहां पे ट्रेनिंग चल रहा है। और इसके वजह से जो भारत और श्रीलंका के बीच में हम लोग का डिफेंस कोऑपरेशन तो बढ़ ही रहा है, और राष्ट्र के लेवल पे भी हम लोग के जो रिश्ते हैं, वो कल्चरल एक्सचेंज है, वो भी भारत और श्रीलंका के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 12 अगस्त से चल रही है, जो 25 अगस्त को खत्म होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सावन के महीने में इस बार शिव भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के रिकॉर्ड दर्शन किए। 30 दिन में 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की थी, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की और रिकॉर्ड संख्या में दर्शन भी किए। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के रिकॉर्ड दर्शन। पचपन लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। काशी विश्वनाथ का दरबार यूं तो सालों भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। बाबा के दर्शन पूजन, जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाने को हर दिन दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। लेकिन बात जब शिव के प्रिय सावन महीने की हो तो भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह चरम पर रहता है। बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य के जलाभिषेक को उमड़ पड़ते हैं। शिव भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार सावन के महीने में रिकॉर्ड 55 लाख श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने आंकड़ा जारी कर ये जानकारी दी। सावन महीने के 29 दिनों में 53,84,000 से ज्यादा भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई, जबकि अंतिम सोमवार को रिकॉर्ड 1,64,000 शिव भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। इस तरह पूरे सावन के महीने में 55,48,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। इस बार श्रावण माह में 5 सोमवार थे। हर सोमवार को विश्वेश्वर का श्रृंगार अलग अलग स्वरूपों में किया गया। श्रावण पूर्णिमा और अंतिम सोमवार को भी बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। शंकर पार्वती गणेश श्रृंगार के साथ ही श्रावण पूर्णिमा का वार्षिक झूला श्रृंगार किया गया। काशी कॉरिडोर बनने के साथ ही महादेव के भक्तों को सुगम दर्शन का उपहार मिला है। उसके बाद से लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। मंदिर परिसर और कॉरिडोर में क्राउड मैनेजमेंट से भी दर्शन आसान हुआ। भक्तों को किसी किस्म की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की थी। सावन का महीना शुरू होने से पहले ही क्राउड मैनेजमेंट का पूरा प्लान तैयार किया गया था। कतार और एंट्री पॉइंट पर व्यवस्था होने से श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी भी हुई। मंदिर परिसर में उचित व्यवस्था की वजह से सुगम और सुरक्षित दर्शन हुए। श्रावण मास के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने काशी पहुंचकर मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए निर्देश दिए थे। प्रशासन और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने सावन की इन सभी व्यवस्थाओं के लिए पूरा प्लान तैयार किया था और नतीजा शिव भक्तों के रिकॉर्ड दर्शन के रूप में अब सामने है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया, लेकिन एक और धार्मिक यात्रा ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल यहां सालाना छोटा अमरनाथ यात्रा निकाली गई। इसे महाध्यानेश्वर यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है। बांदीपुरा के पहाड़ी इलाके में कुछ लोग यूं थिरकते नजर आए। महिलाओं में पहाड़ चढ़ने को लेकर अलग उत्साह दिखाई दिया। दरअसल यहाँ सालाना छोटा अमरनाथ यानी महामध्यनेश्वर यात्रा निकाली गई। जैसे ही श्रद्धालुओं के इस जत्थे को रवाना किया गया तो वहाँ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालु गुफा के पास स्थित महाध्यानेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें इन चुनौतीपूर्ण जगहों से भी गुजरना पड़ता है, जो कि एक एडवेंचर जैसा माहौल भी बनाता है। इस वक्त हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ध्यानेश्वर यात्रा ओली के यात्रा के लिए जा रहे हैं। और जहां तक इंतजामात का सवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देना चाहता है, दिल से उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया से अरेंजमेंट कर दिया। फिर हमें ऐसे लग रहा है कि यात्रा के अलावा ऐसा लग रहा है कि एडवेंचरस टूर पे हम निकले हैं। ये तीर्थ यात्रा उत्तरी कश्मीरी क्षेत्र में होती है। महाध्यानेश्वर मंदिर को छोटा अमरनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दर्दपुरा गांव के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि इस पवित्र स्थल में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है।
और पूरी तैयारियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, रहा सवाल अपने यात्रियों का, तो आप देख सकते हैं कैसे जोश खरोश से वो लोग जा रहे हैं। वो खुशी मना रहे हैं कि जैसे उनको लोकल्स ने वेलकम किया, वो बहुत खुश हैं कि वो जोशो खरोश से आगे जा रहे हैं। इस यात्रा को यहाँ भाईचारे की यात्रा के तौर पर भी देखा जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानसून का सीजन है। देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ बारिश की चपेट में हैं और ऐसे में देवदूतों ने भी मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कमर कस रखी है। उत्तराखंड के टिहरी में ऐसे ही मुसीबत में फंसे सैलानियों का एसडीआरएफ के जवानों ने सकुशल रेस्क्यू किया। दरअसल भारी बरसात के चलते जंगल नाला के उफान पे आने से उस पर बनाया गया अस्थायी लकड़ी का कच्चा पुल बह गया था, जिससे पुल के दूसरे छोर पे बने रिसोर्ट में सैलानियों समेत कुछ स्थानीय लोग फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई। एसडीआरएफ के जवानों ने बिना समय गवाए तत्काल रोपवे के जरिए रेस्क्यू की व्यवस्था की। एक एक करके लोगों को रोपवे से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दिल्ली से आए 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोगों को सकुशल जंगल नाला पार करा के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया। और चलिए रुक कर लेते हैं सिक्किम का। बारिश के इस मौसम में कई बार कुदरत की बेरुखी भी देखने को मिलती है। पहाड़ों पर यह मौसम खासा चुनौती भरा हो सकता है। सिक्किम की ये तस्वीरें ऐसे ही चुनौती की गवाही दे रही हैं। सिक्किम के बलुआतारा में पावर हाउस के करीब एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये हादसा सिंगतम में एनएचपीसी के दीपूदारा पावर हाउस के करीब हुआ। पावर हाउस के पीछे मौजूद पहाड़ पर सुबह से ही जमीन में थोड़ी हलचल दिख रही थी। अचानक चंद सेकंड्स में पूरी पहाड़ी ही नीचे खिसक गई। इस लैंडस्लाइड से पावर हाउस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली में आज लोगों की सुबह तेज बारिश के साथ हुई। आलम यह रहा कि कुछ मिनटों में इतना पानी बरस गया कि सड़कें लबालब हो गई। ये हाल किसी एक इलाके का नहीं था, बल्कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कुछ ऐसा ही नजारा रहा। दिल्ली में हुई बारिश की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है मिंटो ब्रिज की। दिल्ली में बारिश होते ही मिंटो ब्रिज का नाम जहन में घूमने लगता है। इस बार भी मिंटो ब्रिज के नीचे बारिश के बाद काफी पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियों के आने जाने के लिए इसे बंद कर दिया गया। दिल्ली के विजय चौक इलाके में बारिश और रिमझिम बूंदों से नजारा खूबसूरत हो गया। हालांकि दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। और चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी कनॉट प्लेस से जुड़ गई हैं। नीतू झा हमारे साथ और मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं आईटीओ दिल्ली से। दोनों के पास ही चलते हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करते हुए दिखाइए क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह से जो लोग निकले हैं बाहर, ट्रैफिक की दिक्कत से तो 2-4 होना ही पड़ रहा है, और क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी देखिए आप आईटीओ पर किस तरह से पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और लगभग 2.5-3 घंटे का समय हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पानी को निकाला नहीं जा सका है। 2 घंटे से बारिश नहीं हुई है। जो बारिश हुई थी वो उसके पहले हुई थी, और 2 घंटे से बारिश नहीं हुई है। उसके बावजूद अभी तक किस तरह की व्यवस्था थी कि यहाँ पर पानी को निकाला नहीं जा सका है। तमाम लोग, खासकर जो बाइक सवार हैं, वो बहुत इस भरे हुए पानी में परेशान हो रहे हैं। और क्योंकि जल भरा हुआ है तो आपको दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ आपको लंबा जाम दिखाई पड़ेगा। ट्रैफिक में कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 2.5-3 घंटे से फंसे हुए हैं और अभी तक अपने ऑफिस तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। जी मनीष, बिल्कुल हम सुबह से ये खबरें देख रहे थे कि पानी भरा हुआ है दिल्ली में, और आपने सही जायजा दिया। इस वक्त फिलहाल नीतू के पास चलते हैं। नीतू, देखिए सीपी में भी, कनॉट प्लेस में भी बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत लोग वहां से आवाजाही करते हैं। बताइए वहां का क्या हाल है? सुना था वहां पर भी काफी जल जमाव है। अदिति, देखिए जब सुबह बारिश शुरू हुई उसके बाद तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। अभी इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को मिंटो रोड की तस्वीरें दिखाई थी, जहां स्थिति सामान्य है। फिलहाल अगर आप कनॉट प्लेस की बात करती हैं, 12 से ज़्यादा बज चुके हैं। ये वो टाइम है जब लोग
ऑफिस पहुंच जाते हैं, कुछ लोग पहुंच रहे होते हैं, अभी भी जो ट्रैफिक में फंसे थे वो पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें, क्योंकि तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात कैसे हैं, हालात सामान्य है। मिंटो रोड पर भी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, सुचारू रूप से चल रहा था। उसके बाद जब हम कनॉट प्लेस की तमाम इनर सर्कल या आउटर सर्कल की बात करें, वहां पर भी अब ट्रैफिक की स्थिति नहीं है। सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा जल जमाव हुआ था, लेकिन मिंटो रोड हर बार सुर्खियों में आ जाता है, इसलिए वहां पर अब एमसीडी की तैयारियां भी हमें नजर आई। जैसे ही थोड़ा सा जल जमाव हुआ, पानी को निकाल लिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक जैसे सामान्य दिनों में नजर आता है वैसे ही है, बल्कि यहाँ पर तो अब हम देख रहे हैं कि लोग बारिश को गुड न्यूज़ की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। एक लंबा वीकेंड जो लोगों ने मनाया था घर पर, उसके बाद जब ऑफिस आए आप और आपको इतना अच्छा मौसम मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं संतोष भी होता है कि चलिए आप घर से बाहर निकले, गर्मी परेशान नहीं कर रही है, दिन का वक्त है, इसके बावजूद यहाँ पर अभी खड़े हो पाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है, तेज हवाएं चल रही है, तो ट्रैफिक भी सामान्य होता नजर आ रहा है। और उसके साथ ही मौसम की जो गुड न्यूज़ है लोगों को वो भी मिली है, तो फिलहाल राहत है। यानी सुबह लोग परेशान जरूर हुए होंगे, जिसका ऑफिस 10 बजे का होगा, शायद वो 10:30 या 11 पहुंचे हों, क्योंकि सुबह एक साथ मूसलाधार बारिश हो गई थी। लेकिन अब स्थिति सामान्य है, सड़कों पर यहाँ तो कहीं भी ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा और ना ही जल भराव की स्थिति हमने देखी है। फिलहाल हमने जितना लुटियन जोन देखा या कनॉट प्लेस देखा, यहाँ भी स्थिति सामान्य है। लोग घरों से बाहर हैं, फन एक्टिविटीज करें परिवार के साथ, क्योंकि जब फैमिली आ जाती है तो एक लंबा वक्त लोग साथ बिताना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी तस्वीरें सामान्य हैं और अच्छी हैं। जी चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि लोग जिस राहत का इंतजार कर रहे हैं वो उनको मिल जाए, ट्रैफिक की दिक्कत से दो चार हो रहे हैं उससे भी उनको राहत मिल जाए। मनीष, आपके पास जो तस्वीरें हैं ना इस वक्त मिंटो रोड की, वो देखकर तो ऐसे लग रहा है कि अभी पूरा दिन लग जाएगा हालात सामान्य होने में। कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? वो क्या कहते हैं, कितना वक्त लग रहा है ये पूरा ट्रैवल करने में उनको? देखिए ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये मिंटो रोड नहीं है, ये आईटीओ है। और आईटीओ पर पानी जिस तरह से भरा हुआ है, इसको अभी तक यहाँ निकालने की व्यवस्था कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। पानी जितना था उतना ही मौजूद है। हालांकि इस रोड के दूसरी तरफ, दाईं तरफ आप देखिए, ये एक रास्ता है जो कि ऑफिसेज के बीच का रास्ता है। यहाँ पर पानी भरा था और इसको निकालने के लिए अब जो मशीनें हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। देखिए उनसे इंतजाम किया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो पानी है वो काफी कम भी हुआ है, कुछ ही देर में शायद वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन रास्ता है, जो मेन रोड है, ये आईटीओ का रास्ता जहां पर हम खड़े हुए हैं, जहां से ट्रैफिक बहुत हैवी यहां पर रहता है अक्सर, वहां पर पानी कैसे निकाला जाएगा, कैसे यहां पानी कम होगा, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। आप देखिए सामने एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर लोग जिन सीटों पर बैठकर बस का इंतजार करते थे उनके ऊपर खड़े हुए हैं और अब बस का वहां से इंतजार कर रहे हैं। पानी में लगभग जो बस स्टैंड है वो भी अब डूब सा गया है। अगर नीचे लोग खड़े होंगे तो उनके घुटनों तक पानी रहेगा। अब ऐसे में हालात उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें या तो बस पकड़नी है या फिर जो लोग बाइक से हैं। कार वाले भी अपनी गाड़ी आराम से ही लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर जल जमाव में ट्रैफिक स्लो होता है और स्लो होने का असर आपको चारों तरफ पूरे शहर में दिखाई पड़ता है। खासकर ये जो सड़क है जो कि नोएडा को, लक्ष्मी नगर को सीधे लुटियन से जोड़ती है, दिल्ली की तरफ जाती है, और ये वो रास्ता जो कि दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मार्ग है। यहाँ पर जल भराव कैसे कम होगा इसका फिलहाल अभी तक कोई अंदाजा किसी को नहीं है। कितनी देर से आप जाम में हैं? 1.5 घंटा हो गया जी। जहाँ जाना था वहाँ कितने बजे पहुँचना था, कितना लेट हो गए? मैं पहुँचना था 11 बजे, 12:30 यहीं हो गए। 11 बजे पहुँचना था और 12 लगभग 12:30 यहीं पे हो गया है। कैसे करेंगे अब? कैसे, जब पहुँचेंगे देखिए क्या होता। देखिए आप 11 बजे की इनकी मीटिंग थी, 12:30 बता रहे हैं रास्ते में ही हो गया है। लगभग 2-2.5 घंटे से लोग जाम में इसी तरह से फंसे हुए हैं। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक है, आगे रेड लाइट है, जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है लोग चल देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? भाई साहब मुझे यहाँ पे आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और ये रोजमर्रा इसी तरह हल्की सी बारिश आ जाए तो उसके बाद ये हालात देखने को मिलते हैं। पूरी मतलब जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली की तरफ जब भी आते हैं तो बुरी हालत है। कश्मीरी गेट पे भी था और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। अभी अगर 45 मिनट्स यहाँ हो चुके तो सीपी तक पहुँचने में मुझे नहीं लगता और 45 मिनट से कम मुझे लगेंगे। जाना था वहाँ टाइम से पहुँच गए हैं? लेट पोस्ट मैं आधा घंटा 1 घंटा लेट हो चुका हूँ। तो चुके हैं ऑलरेडी। यही दो तस्वीर आपको बता रहा हूँ बार बार कि लोग मनीष, ये आप आईटीओ पर हैं तो ऑलरेडी लेट है
और अभी भी जाम में ही है। कैसे निकलेंगे वो फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है। जी मनीषा, लेकिन ये बताइए कि आपने कहा वहां पर रेड लाइट है, वहां पर ITO फ्लाईओवर है, दिक्कत क्या आ रही है? क्या वहां पर पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है जो वहां पर मौजूद रहती है वो ट्रैफिक को जो है आराम से निकालती रहती है? फ्लाईओवर बना हुआ है, फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? ट्रैफिक स्मूथ क्यों नहीं है बेसिकली? देखिए, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जलभराव में वो कुछ नहीं कर सकते। जलभराव में गाड़ियों को धीमी रफ्तार से ही निकलना है। जो गाड़ी यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल सकती है, वो फिलहाल अभी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रही है। और ऐसे में अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए, तो फिर रास्ता और ब्लॉक हो जाता है। तो स्पीड जो है वो आपकी कम हो जाती है जलभराव में। लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल यहाँ तैनात है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, लेकिन उनके हाथ में शायद ये स्थिति नहीं है। वो भी इंतजार करते हैं कि कब जो है यहाँ से पानी निकाला जाएगा और ट्रैफिक वो नॉर्मल कर पाएंगे। देखिए, जो बस है वो बस यहाँ पहुँच रही है। अब बस में चढ़ने के लिए लोगों को उस बस की जो बस स्टैंड जो सीटें थी उनसे नीचे उतरना पड़ा है। थोड़े उनके कपड़े जरूर भीगेंगे, लेकिन अब यही वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली वालों को हर बारिश में परेशान करती है। खासकर ये इलाका जहाँ पर पिछली बार मैंने देखा था कि लगभग 1.5 महीने पहले जब बारिश हुई थी तो भी यहाँ पर जलभराव हुआ और 7-8 घंटे तक वो जलभराव खत्म नहीं हुआ। पानी निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, कैसे निकालना है। मनीष, लौटते हैं आपके पास, नीतू के पास चलते हैं एक बार। नीतू, क्या आपके लिए संभव है, पॉसिबल है कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत कर पाना? देखिए, मैं कोशिश जरूर करूंगी। उस तरफ अभी लोग निकले हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने आए हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करें, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी देना भी जरूरी है कि इस हफ्ते दिल्ली में इसी तरह से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। यानी मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को जिस तरह से बारिश की तस्वीरें अभी हमने देखी हैं, सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई, इसके बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी तस्वीरें कुछ ऐसे ही रहेंगी। उसके बाद वीकेंड पे बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब अगला वीक शुरू होगा तो बारिश ऐसी ही होगी। देखिए, यहाँ एक बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ये बताइए, मौसम बहुत अच्छा है, दिल्ली वालों को तो बारिश की सौगात बहुत कम मिलती है, कैसा लग रहा है इस अच्छे मौसम में? इट्स मतलब इतना प्लेजेंट तो नहीं है ये, लेकिन बारिश आज है। हाँ, बारिश है, आज का मौसम थोड़ा सही था। क्योंकि अमूमन आप 12 बजे इस तरह से दिन में अगर बेंच पे बैठे तो आपको पसीना आ जाता है, लेकिन आज हम देखें तो थोड़ी सी उतना नहीं है, इट्स कंट्रोल थोड़ा सा। मौसम अच्छा है या तो देखिए, मौसम अच्छा है। शगुफ्ता अदिति, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से और बाहर निकलेंगे। अभी कनॉट प्लेस की बात करें तो दिन तक यहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अभी लोग घरों से निकल रहे हैं। बिल्कुल नीतू, कनॉट प्लेस में इस टाइम पर तो वैसे भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, लंच आवर जो है, और कई लोग तो बारिश का मजा लेने के लिए आज पहुंचेंगे। चलिए, बारिश से रिलेटेड ऐसी सिचुएशंस हम देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान इलाके पानी में डूबे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं झारखंड के लातेहार में भारी बारिश की वजह से लोथ फॉल के तेज धार में युवक 2 फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रेगिस्तान में बाढ़ का ऐसा भयानक मंजर दिखा। भारत पाकिस्तान सीमा पर दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। सरहद के पास सम समेत 80 गांव पानी में डूब गए हैं। जिधर नजर घुमाओ उधर पानी ही पानी। खास तौर पर रेतीले टीलों के नाम से मशहूर सम इलाके में हालात काफी खराब हैं। यहाँ 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। कई इलाकों में बिजली गुल है और जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तब तक यहाँ बिजली आपूर्ति बहाल होना मुश्किल है। लिहाजा ट्रैक्टरों से यहाँ के लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुँच रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, झारखंड में भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लातेहार जिले के महुआ डांड स्थित राज्य का सबसे ऊंचा लोध फॉल इन दिनों उफान पर है।
और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इससे यहाँ घूमने आए 2 युवक मुश्किलों में घिर गए। दरअसल अचानक जलस्तर बढ़ गया और दोनों युवक झरने के नीचे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। ऐसे में जान बचाने के लिए दोनों ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए। पत्थर के टीले पर दोनों चढ़ तो गए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मियों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो तुरंत एक्शन में आए और रेस्क्यू शुरू किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 मजबूत लकड़ियों के सहारे लोध फॉल की धारा के बीच पुलिया बनाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहने पर युवकों के साथ साथ बचाव कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। जैसलमेर से विमल भाटिया और लातेहार से संजीव गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन सिर्फ सोमवार को 30 मिनट में साहिबाबाद से मेरठ पहुंच गई। नमो भारत ट्रेन के मेरठ पहुंचने पर वहां के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतने कम वक्त में ट्रेन का पहुंचना भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रहा साहिबाबाद से मेरठ तक लोगों का ये सफर और इस सफर का अनुभव उनके लिए कैसा था। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, कहाँ रहती हैं आप? मोदी नगर। मोदी नगर। वैसे बेसिकली मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट मैं भाई को राखी बांधने आई थी मोदी नगर। अच्छा, मोदी नगर आई थी, अब वापस जा रही हैं? जी। पहले के सफर में और अब के सफर की बात करें तो कितना सफर अच्छा हुआ? बहुत इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया। बच्चों के अकॉर्डिंग अब हम अकेले भी उनको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई साथ में चाहिए, छोटे बच्चों के साथ। यानी कि आपके घर आना जाना आसान? जी, जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग इजिली, कंफर्टेबली। बहुत अच्छा हो गया, बहुत रिलैक्सेसिंग है। आपका क्या नाम है? हर्ष शर्मा। हर्ष, ये बताइए कि क्या जो ट्रेन शुरू हुई है अब मेरठ तक पहुंच गई है, तो कितना कारोबार और कितनी जो अर्थव्यवस्था है मेरठ की माने तो उसको कितना अब असर पड़ने वाला है? अभी तो काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से दिल्ली रह रहे थे, टाइम नहीं मिल पाता था लोगों को आने का। अब 1 घंटे के अंदर घर ही आ जाएंगे, तो लोगों को टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे बचेगा। और अगर इतनी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएंगी तो यहाँ कंपनीज भी खुलेंगी, लोगों को स्कूल की फैसिलिटी मिल जाएंगी, सब चीज़ का फायदा मिलेगा लोगों को यहाँ पे। यानी कि कोई दिल्ली किसी को जाना हो तो रोज आना जाना डेली का जाना कर सकता है, कोई इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी, ये बताइए सफर का आनंद कैसा है इस ट्रेन? बहुत ही बढ़िया, दिल्ली मेट्रो की ही पूरी टक्कर है इस रूट पे। मेरी पहली बार इसमें जर्नी है, क्योंकि मेरठ साउथ स्टेशन ये परसों से ही स्टार्ट हुई है। कल से स्टार्ट? हाँ, बेसिकली मुझे कल से नॉलेज में आया। तो आज गाजियाबाद जाना था, रश बहुत था, कैब अवेलेबल नहीं थी, तो आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं। एसी है, बढ़िया है, समय का पता नहीं चल रहा है, दाएं स्टेशन आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब। भाई, सफर पहली बार कर रहे हो इसमें? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो बेहतरीन लग रहा जी। जी, फर्स्ट टाइम कर रहा है, कूलिंग भी अच्छी है और स्पीड भी मेरे 143 के करीब में, 160 के करीब में स्पीड बताई जा रही है। 158 पहुंच गई थी? 158 पहुंच चुकी थी, अब भी 141 के करीब में चल रही है। लग रहा है अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम अंबुज कुमार। कहाँ जा रहे हैं? मैं जी ट्रेनिंग पे वापस जा रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में। अच्छा, यूपी पुलिस में। अच्छा, पहले जब आना जाना होता था तो बस में होता था, अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है? अब दिल्ली से घर आने में 2 घंटे लगते थे, 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, आने जाने में खराब हो जाती थी। अब गाजियाबाद से ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है, 4:30 घर से निकला हूँ, आराम से टाइम से पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में। कोई परेशानी हुई? कोई नहीं, सेम फेयर है, बस ये मान लो बस का 60 है, कोई ज़्यादा फेयर नहीं है और इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। टॉप स्पीड भी आपने देखी होगी 158 किलोमीटर पर आवर की हुई है, फुल्ली सेटिस्फाइंग है, लेकिन आगे तक चलेगी तो और ज़्यादा फिर डेवलपमेंट होगा आगे की तरफ।
और चलिए, वायरल तस्वीरें तो आपने देख ली। अब अगली खबरों का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर आज से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज अधिसूचना यहां पर जारी हो जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि बताई जा रही है 27 अगस्त, जो कि निर्धारित भी कर दी गई है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को यहां पर वोटिंग होनी है, जिसमें 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर वोटिंग 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, जबकि 8 सीटें जम्मू इलाके की। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 90 सीटों के लिए 3 चरण के विधानसभा चुनाव का परिणाम 4 अक्टूबर को आएगा। 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। उन पर पश्चिमी देशों समेत दुनिया भर की खास नजरें रहेंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पे गए थे, लेकिन अब वो यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच ये दौरा काफी मायने रखता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से पहले पोलैंड के दौरे पे रहेंगे, जहां तैयारियां तेज हैं। यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। भारतीय समुदाय के लोग उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। वो बहुत काइंड है, लविंग है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 अगस्त यानी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। शुरुआत में वो 2 दिन पोलैंड में बिताएंगे। ये ऐतिहासिक मौका है कि भारत के कोई प्रधानमंत्री 45 वर्षों में पहली बार पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will be undertaking an official visit to Poland this week on 21st and 22nd August at the invitation of Prime Minister His Excellency Donald Tusk. This is a landmark visit as Prime Minister of India is visiting Poland after 45 years. The visit takes place as we also mark the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की खबर आई तो वहां रह रहे भारतीय खुश हो गए। पोलैंड की राजधानी वार्शा में कारोबार कर रहे भारतीयों को उनके दौरे से काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और ये हम देख पा रहे हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो दूसरे सिटीज़ में हैं, क्रैको और गदांस्क, वो स्पेशली हमसे अपडेट ले रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन कर लिया है। जी, उनके लिए तो मतलब संदेश ये होगा कि यूरोप और इंडिया के बीच में टाइज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट करे, बिकॉज देर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन यूरोप एंड इंडिया जो कि साइनेजेस क्रिएट कर सकती है। और लाइक बहुत मार्केट ओपन है यूरोप का, बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे। पोलैंड के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा मिशन यूक्रेन होगा। इस दौरे पर भी रूस, अमेरिका और दूसरे बड़े देशों की निगाहें टिकी रहेंगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी यूक्रेन रूस युद्ध के बीच वहां जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से बातचीत के विकल्प पर जोर दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के न्योते पर वहां जाएंगे। India has maintained a very clear and consistent position that diplomacy and dialogue can resolve this conflict and which can lead to enduring peace. So dialogue is absolutely essential. जाहिर है ये दौरा न सिर्फ यूरोप बल्कि उससे बाहर भी काफी सुर्खियां बटोरेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक भी दिखाता है। अगले कुछ दिन नजरें पीएम मोदी, पोलैंड और यूक्रेन पर टिकाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पिछले दिनों पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ और अब बारी है वहां पर पैरालंपिक गेम्स की। इसे लेकर खिलाड़ियों ने कमर कस ली है। भारत की ओर से वहां 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन बातचीत की है। ये गेम्स इसी महीने 28 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे और ये देश के जाबाज हैं जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का दारोमदार होगा। और देश आपके लिए एक ही मंत्र कह रहा है, विजय भव, विजय भव, विजय भव। ये पैरा खिलाड़ी भी पूरे जोश से लबरेज हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। जब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इंडिया के लिए, स्पेशली ऑन अ व्हील चेयर, जब मैं जाती हूँ और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि फिर वो ये वापस करने का मन करता रहता है। इन तस्वीरों में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर हमारे होनहार जाबाज देश के पैरा एथलीट। निकल पड़िए और दिखा दीजिए कि हिम्मत और हौसले की ताकत क्या होती है। दरअसल इसी महीने 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। इसी को लेकर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को दबाव न लेने और बस अपना बेस्ट देने की सलाह दी। स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। एक समय था खेलों को खाली समय का काम माना जाता था। जो खाली है वो खेलता है और आज जो खेलता है वो खिलता है। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं। इन खेलों में भारत के रिकॉर्ड 84 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 54 एथलीट भेजे थे। इस तरह इस बार 30 खिलाड़ी ज्यादा जा रहे हैं। साल 2021 में हुए पिछले पैरालंपिक गेम्स में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। तब भारतीय दल ने 5 गोल्ड समेत कुल 19 पदक जीते थे। इस तरह साल 2021 में भारत 24वें स्थान पर रहा था। इस बार भारतीय फिर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। हमने पिछले पैरालंपिक्स में आपने 1 गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया था। इस बार क्या टारगेट सेट किया है? सर, पिछली बार मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो उसी के हिसाब से मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। अभी काफ़ी इस पैरालंपिक साइकिल में काफ़ी मैच्योरिटी आई है, स्पोर्ट को लेकर भी, टेक्निक को लेकर भी। कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी मैं जिन भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दूँ। और पूरे इंडिया का जो सपोर्ट रहा है, इतना प्यार मिला है पिछले पैरालंपिक्स के बाद, आपका इतना सपोर्ट रहा है, उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वहाँ जाकर अपना बेस्ट देना है और अच्छा करना है। इस बीच के दौरान खिलाड़ियों ने अपने बुलंद हौसले का भी उदाहरण पेश किया और इंजरी को अपना एक गहना बताया। उनका साफ कहना है कि ऐसे समय में निराश होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि इस हालात से लड़ना होता है, तभी सफलता मिलती है। पैरा टाइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने भी अपनी कहानी शेयर की। अरुणा, पिछले पैरालंपिक्स में आप एक महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले घायल हो गई थी। इस चोट के बाद आपने कैसे खुद को प्रेरित रखा और कैसे इससे बाहर निकल पाई? सर, जब आप एक मेन टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक इकलौते गेम में, मैंने पूरे ताइक्वांडो कम्युनिटी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, बट कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से पीछे हो गई। बट सर, एक इंजरी आपके गेम को नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा एम बहुत बड़ा है। जब तक इंजरियां नहीं आएंगी, आपको स्पोर्ट्स में मजा भी नहीं आएगा। इंजरियां तो सर स्पोर्ट्स में गहना है एक एथलीट्स का, तो कमबैक करना इतना मुश्किल नहीं था सर। बस मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा। मेरे कोचेज जो मैम संध्या भारती मैम है और मेरे
पेरेंट्स मुझे यही बोला है कि एक पैरालंपिक तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, अभी तो बहुत सारे पैरालंपिक खेलने हैं। जाहिर है खिलाड़ी तैयार हैं और अब बारी इतिहास रचने की है। पिछला इतिहास साल 2021 में रचा गया था, लेकिन अब साल 2024 है। खिलाड़ियों का हौसला 7वें आसमान पर है। अब की बार 2021 से भी आगे निकलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते नजर आज के विचार पे। मशहूर गीतकार और शायर गुलजार ने कहा है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। उम्मीद है खबर के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिली होगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। आप सभी के साथ मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।